बहुत दूर गुलमोहर। जिंदगी जब अपने राह में चलती है तो किसी की नहीं सुनती। कमोबेश मेरी जिंदगी की चाल भी कुछ यही थी। एमए की परीक्षा के तुरंत बाद मैं अपने चाचा के घर रेणुकूट आ गई कुछ दिन घूमने। खूबसूरत पहाड़ी पर बसा एक कस्बा, एक पहाड़ी पर मानो खूबसूरती टिक कर बिछ गई हो। प्राकृतिक सुंदरता में खिली यह छोटी सी जगह बेहद लुभावनी लगी मुझे। शहर की चिल्लपों में बहुत दूर आमजन को हरने वाली चाचा के 3 छोटे बच्चों के साथ निराले मौसम की घनी छांव में सुकूनदायी पल। 2 कमरे का छोटा सा फ्लैट उनका। बिड़ला की जहाज शीट बनाने की फैक्ट्री में चाचा केमिकल इंजीनियर थे, चाची हाउसवाइफ। सुबह शाम भीनी भीनी बरसात और दोपहर गर्मी। कूलर में आराम करती दोपहर। शाम को इधर उधर घूमने के बाद छत पर महफिल जमती। चचेरे भाई बहन और मैं शाम को छत पर। वो भी आ जाता घुसपैठ करता हुआ सा। कतई ना पाता मुझे अपने भाई बहनों के बीच। चाची का भतीजा। वह उसी फैक्ट्री में नौकरी पर था जिसमें चाचा की भी नौकरी थी। गहरा सांवला पतला सा, कोई विशेष आकर्षण के रहित वह घुलता जा रहा था हमारी मंडली में। यूं वो और मैं ही अजनबी थे। बच्चों के लिए तो वो मैं एक जैसे थे। वे मुझे दीदी और उसे भैया कहते। रात खाना खाकर चाचा चाची मैं और वो टहलने निकल जाते। सुहाने मौसम में टहलना और वापसी में पान खाना। सड़क पर आप ही आप भागते जाएंगे, रुकना चाहकर भी रुकना न होगा। ये अभी सोच ही रहे होते कि वही सड़क हमारी सोच को एक मोड़ देती और हमें अपने पैरों से मिन्नत करनी होती कि चलो भाई, अभी थोड़ी ऊंचाई है, फिर नहीं रुकना। मने कुछ ऊंचाई तो अगले ही पल ढलान। पहाड़ी सड़क पर मस्त है ना जिंदगी। मुझे याद आती अपने शहर की चौड़ी सपाट सड़कें जिस पर मोटरें धुआं छोड़ती भाग लेती हैं। बस आप नहीं भाग सकते, उस धुएं को खंखारते रहते हैं। और यहाँ की सड़कों के दोनों ओर लंबे बड़े घने छायादार वृक्ष और फुटपाथ पर नरम बिछी घास। कभी इस तरफ दूर तक बिछा हरा कालीन है तो उस तरफ हरी घाटी। मुझे पान खाने का शौक न था। टहलने जाने पर सभी पान लेते तो मैं इलायची मांग लेती। कई दफा मेरे घूमने न जाने पर वो मेरे लिए इलायची लाता और मेरी तरफ उछाल देता। यकायक मैं अपनी गोद में पड़ी इलायची देखती और फिर उसी पर वह पीठ घुमा कमरे से बाहर निकल लेता। फिर लौटता कनखियों से मुझे निहारते हुए। इलायची मेरे हाथ में होती और दिल दिमाग कुछ तो था जो इलायची से लिपटा होता। वह आवरण मेरी हथेली के स्पर्श की जद में हो रहता। मैं इस सब से अनजान न थी। अब वह घर में अधिक समय देने लगा था। चाची जी टोकती, आजकल यार दोस्तों के ना जाया करे रे। और वह मुस्कुरा देता, सब गांव गए हैं। किशोर वय के भाई के साथ जब मैं छत पर सुहाने मौसम का जायका लेती तो वह अवतरित हो जाता और फिर बातों की घनी छांव में उसका भी दरख्त आ मिलता। भाई पढ़ने नीचे चला जाता। मैं और वह अब सीधे सीधे बातों पर खुलने लगे थे। पहले जो बातें हमारे मध्य सीधे सीधे ना होकर दाएं बाएं हो गुजरती, अब उनका रुख हम दोनों की ओर होता। आपने एमए तो कर ही लिया, अब तो शादी का ही नंबर है। बहुत हौले से उसकी अपनी बात बाहर हो जाती। उसके इस तरह पूछने पर मैं गुस्सा हो जाती। नहीं, अभी अपने पैरों पर खड़े होना है। नौकरी जरूरी है, बिल्कुल। आज के समय में औरत का स्वावलंबी होना जरूरी है। फिर पढ़ी लिखी लड़की हो तो नौकरी भी करे। माँ बाप पर बोझ क्यों बने? दहेज वे बेचारे कब तक और कितना दें? उनकी अन्य जिम्मेदारियां भी हैं। जरूरतों का दूसरा नाम सुविधा नहीं है क्या? तीखा प्रश्न हवा में आ फंसा। हाँ, कौन नहीं चाहता जरूरी सुविधाएं? शादी के बाद पति करेगा ये सब। हा 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 हा।
लड़की के माँ बाप या पति, क्यों ना वे खुद भी करे ये सब। घर बाहर की जिम्मेदारी दोनों मिलकर उठाएं। अच्छा, तो पति से घर का काम कराओगी? पति बाहर, औरत घर वाली मानसिकता ने उसके चेहरे को अपनी आगोश में ले लिया था। क्यों? घर दोनों का है तो घर के कार्य भी दोनों करें। हल्की मुस्कान उस पर धम्म से आ बैठी थी और इस तरह अनेक वाद विवाद भी साथ चलते प्रेम की अबाध धारा में जो निचली परत से बह रहा था, जाहिर करने की पहल किसी और से ना हुई। चाचा जी को फैक्ट्री के काम से टूर पर जाना पड़ा। अब बिड़ला फैक्ट्री, बिड़ला मंदिर और अन्य दर्शनीय स्थल मुझे दिखाने की जिम्मेवारी उसकी थी। फैक्ट्री के लिए उसने चाचा जी का स्कूटर लिया और मैं बड़ी झिझक के साथ पर अंदर ही अंदर खुशियों की सरगोशियों का हाथ थामे उसके पीछे बैठ गई। स्कूटर हवा से बात कर रहा था। तभी एक जगह उसने रोक कर कहा, मेरे कंधे पर हाथ रख सकती हो क्योंकि रास्ते ऊंचे नीचे हैं, नहीं तो गिर जाओगी। शर्म से मैंने अपना दायां हाथ उसके कंधे पर रख दिया। न जाने कैसी पुलक मेरे जिस्म को कंपा गई। आधा रास्ता ही निकला था कि लो, रिमझिम रिमझिम। ओह बारिश! मैं भीगने से इस समय बचना चाहती थी। पिछले 2 दिन पूर्व जब मैं, भाई और वह सड़क पर घूमने निकले थे तो बारिश शुरू हो चुकी थी। सो एहतियातन हमने छतरियां खोल ली थीं, पर सिर्फ पीछे घुमाने के लिए। यहाँ मौसम बेरोक टोक रंग बदलता है। अभी यहाँ खिली धूप और 2 कदम दूर वर्षा रानी का झरना झर रहा है। भीगी राहों पर भीगते हुए चलते रहे हम कितनी दूर देर तक। वाह क्या मौसम! इस पर तो मेरा दिल आ गया। बेसाख्ता बोल उठी मैं तो वह मुझे देखने लगा। आंखों में कुछ था जो गहरा गया था और जिसका रास्ता मेरी तरफ था। एहसासों की चादर बहुत पारदर्शी होती है जो हम दिल के चारों ओर लपेटे होते हैं। हवा जितनी जोर से चलती है उतना हम उसे कसे जाते हैं। फिर भी हवा की ठंडक हमारे स्नायुओं में कंपन भर ही देती है। मैं हड़बड़ा गई। मेरा मतलब कितना खुशगवार है ना मौसम यहाँ। शहरों में तो बस, पर अब भीगे हुए फैक्ट्री देखने जाना कितना भद्दा लगता। थोड़ी देर यदि हम पेड़ के नीचे रुक जाएं तो, हौले से कहा मैंने। हम बिना किसी संबोधन के एक दूसरे से बोलते थे। अव्वल तो संबोधित करने की आवश्यकता ही न होती। उसने मुझे सुना और स्कूटर एक ओर खड़ा कर दिया। अब हम पेड़ के नीचे थे। यहाँ कोई बिल्डिंग न थी, वहां हम खड़े होते। हर तरफ पेड़ ही पेड़। ऐसे सुनसान स्थान पर हम 2 ही थे। प्रकृति अद्भुत होती है। इसके सानिध्य में कभी आत्मिक सुख शांति प्राप्त होती है तो कभी इसकी बीहड़ता मन की बीहड़ता से टकरा जाती है और भय अपना स्थान घेर लेता है। मुझे घबराहट हो रही थी, वह भी कुछ परेशान था। 2 दिन बाद तुम्हें जाना भी है, कहीं बीमार ना पड़ जाओ। उसका स्वर मेरी चिंता में घुला था। थोड़ा और रुक जाओ। नहीं, छुट्टियां भी खत्म हो रही हैं। देखना है अब क्या करना है, शायद एमफिल या बीएड। बहुत शौक है ना पढ़ने का। वह मेरी इच्छा के उस पार तक देख रहा था। हाँ है तो, परिवार की जरूरत के लिए नौकरी भी करनी है। आर्थिक विपन्नता वाले घरों में लड़की के नौकरी करने पर कोई मनाही नहीं। वहीं संपन्न परिवार में उसकी इस इच्छा का गला घोंट दिया जाता है। कहीं पता चले कि जाते ही शादी की तैयारियां हो जाएं, हमें कार्ड ही मिले सीधा। उसका संशय सीधा दिल से उतर जुबान पर फिसल गया था। मैं उसका मन पढ़ पा रही थी। विनोद करते हुए कह बैठी, तो आ जाना शादी में। मेरी शब्दों ने उसके चेहरे पर एकाएक रात फैला दी। मेरे साथ की मुस्कान से रोशन चेहरा मुझसे दूर जाने की बात पर ही श्यामल कोहरे सा हो उठा। एक बात पूछ सकता हूँ? कोई है जो दिल के करीब है? बहुत कुछ सुनिश्चित करने की ललक ने उसे आशंकित कर दिया था। क्या? नहीं,
मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर हैं। ये सब अभी नहीं। मेरे उत्तर से उसके मुख पर आश्वस्ति के भाव तैर गए और छठे कुहासे में काफी कुछ खिल गया। सच बताओ, कोई नहीं? अभी तक भी नहीं। मैं उसका इशारा भांप गई, पर उससे नजरें न मिला पाई। अव्यक्त प्रेम के अद्भुत लम्हों से सराबोर हम भीग रहे थे। बूंदों ने रफ्तार पकड़ ली। सद्य स्नात पत्तों से टप टप बूंदें अब हमें नहला रही हैं। उसके बालों से गिरती बूंदें उसके चेहरे पर पूरी तरह आशना हैं। उसकी आंखें मेरी ओर बेहिसाब चिपकी हैं। इधर उधर नजरें घुमाते मैं भी इस प्रयास में हूँ कि उसे देख भी लूं और मेरा उसे देखना उस पर जाहिर भी ना हो। बेतरह भीगा उसका चेहरा, उससे कहीं अधिक भीगा उसका मन। बारिश के साथ अब धुआं भी आ मिला है, बादलों की आवारगी का, बूंदों की पुरजोर मस्ती का प्रतीक। वर्षा की धार धार बूंदों के बिल्कुल बीच से फिसलता ठंडा धुआं। पहाड़ी पर गिरता पानी समूह नहीं बनाता, नीचे और नीचे बहता जाता है। हमारे पैर भीगे थे पर उखड़े नहीं। पहाड़ी बारिश आवारा बादल की शोखियां होती है, कभी आवेग तो अगले कुछ पल में ही मध्यम। लगता है बादल अब रीत गया और बारिश थमी थमी। चलें, अब रुक गई बारिश। बात को दूसरा रुख दे दिया मैंने। स्कूटर पर हम दोनों, सुहावना मौसम और खाली खाली सड़क। तभी उसने मुझसे गाना गाने को कहा। संगीत के बारे में मेरे ना कहने पर खुद शुरू हो गया। मेरा गाना बुरा तो नहीं लगा ना? मैं क्या कहती, तुम जो मिल गए हो। फिर 2 लाइनें गा के, कैसा लगा? गाना आता है मुझे या? अरे वाह, बहुत अच्छा है। वाकई उसकी स्वर लहरी से चौंक गई मैं। कितनी कशिश थी उसकी आवाज में। गाने के शब्द तो सीधे मुझसे ही संबोधित थे। कैसा नशा होता है ना प्यार में। बहुत कच्ची उम्र का प्रेम तो नहीं था यह, पर रूहानी महक से महकने जरूर लगा था। प्रेम अपनी अंधेरी संकरी सुरंग में जरा भी रोशनी नहीं रखता, फिर भी दिल की अगन का उजाला पूरी दुनिया को चकाचौंध से भर देता है। इस उजाले के पीछे भी एक दुनिया है, उसमें भी प्रकाश है, बोध ही नहीं होता। अंगारों पर चलते कदमों तले बड़ी ठंडक लगती है और दुनिया तस्दीक करती है कि पांव जल रहे हैं। हम फैक्ट्री पर आ पहुंचे थे, बिरला एल्युमिनियम फैक्ट्री। रेणुकूट की छोटी सी बेहद खूबसूरत पहाड़ी पर एकमात्र उद्योग। इसके एम्प्लॉयज के फ्लैट्स, उन्हीं के बच्चों के लिए 12वीं तक स्कूल, 2-4 सुपरमार्केट, अधिक आबादी नहीं, शांति सुरम्यता हर जगह। टॉप पर ले गया वह मुझे। वहां से उसका स्कूटर एक छोटे से खिलौने जितना दिख रहा था। बड़े बड़े ड्रमों में तेजाब उबलता हुआ दिखाई दे रहा था। इनमें एल्युमिनियम गलाया जाता है। 2-4 वर्कर भी गिरकर पूरी तरह गल खत्म हो गए थे उनमें। उनके शरीर के एक भी अंग का पता ना चला। ओह, कितना दुखद। मेरे चेहरे पर भय की चादर तन गई और मुंह से निकला, आपकी तो ड्यूटी ना लगती ना यहाँ। अनायास फिसले शब्दों ने मेरे चेहरे पर एकाएक शर्म और उसके पर अपने प्रति मेरी चिंता को फैला दिया था। मेरी आंखों में दूर से ही झांकते हुए मुस्कुरा उठा, नहीं, यदि लगी तो आपकी सिफारिश लगवा दूंगा। अब मेरे चेहरे पर लाज की लालिमा पूरी तरह बिछ गई। चोरी पकड़े जाने पर मैंने मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। जानती हो, हिंडाल्को रेणुकूट एल्युमिनियम में एशिया की बेस्ट कंपनीज में से एक है। अब तक भूख ने कूद फांद मचा दी थी। घर चलते हैं ना, हमारी मेहमान हो, कुछ खातिर तो करने दो। आज मेरी ड्यूटी है तुम्हें घुमाने की। घूम तो लिए। डोसा पसंद है तुम्हें? मेरे सिर हिलाने पर दूसरी तरफ स्कूटर।
यहाँ एक ही रेस्टोरेंट है जहाँ डोसा मिलता है। तुम्हारे शहर के डोसे सा स्वाद तो नहीं आएगा, पर चलो बैठो। हम दोनों बैठ गए आमने सामने। उसकी नजरों का शहद हर वक्त मेरे चेहरे पर टप टप टपकता रहता, जिसका खालिस स्वाद मैंने भी चख लिया था बिना उसे बताए। इसे चखने की अनुभूति ही बड़ी प्यारी होती है। चख भी लो और दूजे पर जताए भी नहीं। इस कारण मैं इधर उधर देख रही थी। कैसी लगी हमारी फैक्ट्री? बढ़िया। पता है, हमारे स्कूलों में यहीं के कर्मचारियों की पढ़ी लिखी बेटियों पत्नियों को नौकरी मिलती है, तो चाची जी ने क्यों नहीं की? वे भी बीए तो हैं ही, बीएड नहीं है ना? ओह, बीएड के बाद तुम चाहो तो यहाँ नौकरी लग सकती है। क्या सच? एक तरफ तो नौकरी के विषय में आश्वस्ति से खुश हुई मैं, बात के दूसरी तरफ मेरा ध्यान गया तो मैंने उसे देखा। शरारत थी या प्रेम का सागर, कुछ था जो हर हरा रहा था। मैं डूबते डूबते बची। फोर्क से ही खाती हो डोसा? मुझे फोर्क इस्तेमाल करते हुए बोला वह। जरूरी नहीं। तो फिर मेरी तरह हाथ से खाओ ना, मजा आएगा। ये सब अंग्रेजों के चौंचले हैं। वाकई मैं खा तो रही थी, पर स्वाद जैसे उथला उथला जा रहा था। आया ना मजा? ओह, मेरी हर हरकत इसकी नजरों में सीसीटीवी की तरह कैद होती जा रही थी। अब मुझे नजर उठाना भारी हो गया। शायद वह भाप गया और वेटर से कुछ बात करने लगा। इस सब के बीच उसने मुझे छूने, कुछ अभद्र कहने की हल्की सी कोशिश भी न की। यह बात मेरे दिल को अंदर तक छू गई। स्त्री का प्रेम वासना से दूर होता है। वह निसीम स्नेह की आकांक्षी रहती है और प्रतिदान भी करती है। वासना प्रेम नहीं, वरन प्रेम के बाहरी आवरण में छुपा शैतान है। डोसा खा के हम चल दिए। पान की शॉप पर रोका उसने। अपने लिए पान लेकर मेरी तरफ इलायची बढ़ा दी और पूछ बैठा, पान लोगी? नहीं। लो, बहुत पसंद है ना तुम्हें? हाँ, कहते हुए मैंने इलायची उसके हाथ से ले ली। उसकी नजर मेरे चेहरे पर इस कदर चिपकी रहती, गोया कोई खोई हुई चीज ढूंढ रही हो या पाई हुई चीज को भर हसरत देख रही हूँ। मुझे यह एहसास बड़ा ही सुखद लगता। सामान्य शक्ल लिए कभी इस तरह के एहसास में नहीं आई थी। खुद का इतना विशिष्ट हो जाना कि कोई आपको इस हद तक चाहे। हमारी चाहत की कलियां तो फूट रही थी, पर अंदर ही अंदर। आज की रात नींद कहीं दूर सोई थी। ये नींद भी ना खुशी और गमी दोनों में ही अपने वजूद के साथ गायब हो जाती है, किंतु दे जाती है खुली आंखों से ख्वाब देखने का असीम आकाश। सल दर सल हम तहाते रहते हैं अपने सपनों को। इस कोशिश में पूरी पोटली बन तैयार हो जाती है। कितनी सुगंधित होती है यह हमारे सपनों की, अरमानों की पोटली। उसे सूंघ सूंघ हम बढ़ते रहते हैं। अगले दिन हम रेहंद बांध पर थे। अनेक टरबाइन ऊंची ऊंची, उनसे गिरता पानी, बेस्ट रिजर्वोयर। इसका उद्देश्य सिंचाई, बिजली उत्पादन और बाढ़ को रोकना है। एनटीपीसी का प्रोजेक्ट है और 1962 से खुला है। 13 गेट हैं इसके। इनसे धार धार दूधिया धुआं उड़ाता पानी जब नीचे गिरता है तो दिल में कौतूहल मचाता है। इसी बांध के एक और बसा है गांव। बहुत कुछ था उसकी बातों में जो मेरे कौतूहल में वृद्धि कर रहा था। जब बांध का पानी छोड़ते हैं तो गांव खाली कराया जाता है। उसकी इस बात पर मेरा मन सूना हो आया। गांव वाले कहाँ जाते हैं? उनका घर तो शमशान बन जाता होगा ना। ये तो अत्याचार है। बेघर हो जाते होंगे ना लोग। मजबूरी है, उनको कहीं जगह देनी चाहिए ना। कौन सोचता है तुम्हारी तरह? सोचना चाहिए ना। मजलूसों की कौन सोचेगा? तुम हो ना। उसकी वही आंखें मेरे चेहरे पर छाए दुख और तनाव को अपनी ठंडक से हवा कर देती और मैं पुनः हल्की उठती। यहाँ पानी से बिजली बनती है। पानी यहाँ काफी मात्रा में एकत्रित किया जाता है। वह बताता चल रहा था, तभी हम चारों तरफ दीवार से ढकी सीढ़ियों में बहुत नीचे उतर गए। दीवारें ठंड से लकदक थीं और अंधेरा भी छाया था।
टॉर्च की हल्की रोशनी में वॉचमैन हमें निर्देश दे रहा था। जहां हम खड़े थे वहां से पानी ही पानी दिख रहा था, काला, और अपनी आवाज में हमें पुकारता। मैं घबरा गई, वापस ऊपर की तरफ मुड़ने लगी। क्या हुआ? डरो नहीं, मैं हूं ना। मेरे चेहरे पर भय की छाया देख उसने हाथ बढ़ा दिया। उस जगह उसका बढ़ा हुआ हाथ मेरे लिए संबल था। शीघ्रता से उसके हाथ को कस के थाम मैं ऊपर की सीढ़ियां चढ़ने लगी। मेरे ही अनुरोध पर वह मुझे नीचे ले गया था। मैं बिल्कुल पास से नजदीक तक पानी को बांध की चार दीवारी में बहते देखना चाहती थी। कुछ एडवेंचरस जैसा। उत्साह, रोमांच और नई जानकारी सब एक साथ, और अब डर गई भयभीत छोटे बच्चे की तरह। उसका हाथ न छोड़ पाई। ऊपर आते हुए अन्य जानकारी भी देता रहा वह। बांध को देखना, और वह भी इतने करीब से, एक नए अनुभव से सामना। वाकई ऐसी जगहों के विषय में मैं सदा ही उत्सुक रहती थी। ऊपर खुले में आकर भी उसके हाथ को पकड़े रही, न जाने क्यों। हालांकि अब भय भी न था। उसका साथ सुखद लगने की बारीकियों से गुजर रहा था। पहले भी आए हैं आप यहाँ? कई दफा, पर वैसे नहीं जैसे आज। उसके चेहरे पर आफताब का नूर बिखर गया, जिसकी किरणों में मेरा प्रतिबिंब साफ झलक रहा था। आज ऐसा क्यों? पूछ न पाई। उसके साथ की सुहानी हकीकत मुझे भी मोहपाश में बांधे हुए थी। उसका हाथ अभी भी मेरे हाथ के वजूद में था, और शायद वहीं अपना स्थायी ठिकाना संजोना चाहता था। बाहर आते उसने पूछा, ऐसे ही चलना है पैदल? मेरा हाथ थामे। ओह, कहते हुए उसका हाथ छोड़ दिया मैंने। काफी देर हो गई है, घर जाने से पहले सुपरमार्केट से सामान भी लेना है, बुआ जी ने लिस्ट दी है। नहीं तो कौन कमबख्त तुम्हारा हाथ छुड़ाता। चलते रहते यूं ही हाथ में हाथ। कह ही गया वह जो उसका दिल चाहता था। अब झिझकने की बारी मेरी थी। नहीं नहीं, वो मुझे ख्याल ही ना आया। वैसे आगे भी मेरी सेवाएं हाजिर हैं आपके लिए। और खिल से हंस पड़ा। मुझे वाकई बुरा लगा। क्या समझता है खुद को? आया बड़ा बंदर, अंदर ही भुनी में। कुछ कहा है? नहीं नहीं। और दूसरी तरफ मैंने नजरें दौड़ा दी। सुपरमार्केट के बाहर स्कूटर खड़ा करते ही लंबी सी लिस्ट थमा दी मुझे। सामान लेते हुए टाइटन के रिस्ट वॉच पर रोकते हुए बोला, पसंद करो। क्यों? मैं नहीं लूंगी। तुम्हें दे कौन रहा है? बस पसंद करवानी है, लेडीज चॉइस ना। और शरारत से पूरा चेहरा फिर भर गया था। एक बारगी अपने लिए लेने पर खिल उठी थी मैं, पर किसी और के लिए पसंद करूं? दिल कुछ बुझा सा होने को हुआ। पसंद तो करनी थी। एक घड़ी पर उंगली रख दी। उसे शोकेस में से निकालकर मेरी कलाई पर बांधते हुए बोला, जच रही है ना? हाँ, पर जिसके लिए ले रहे हो उसे नापसंद हुई तो? कतई नहीं, तुम्हारी पसंद जो है। पुनः उसी परिचित शरारत से लगदग था वह। अन्य सामान के साथ उस घड़ी का बिल बनवाकर बाहर आ गए हम। अभी दोपहर थी और बारिश रिसने लगी थी। तब तक भूख भी मुंह उठाने लगी। घर हम दोनों ही जाना न चाहते थे। वह मुझे एक संकरी सी घुमावदार जगह पर ले गया, जहां 2-4 सीढ़ियां उतरकर एक चाट ठेला था। भूख और स्वाद दोनों ही मिल गए थे। गोलगप्पे, दही भल्ले खाते हुए वह बार बार मुझे और लेने को कहता रहा। चाट वाले के पास ढेर दोने पड़े थे। मेरी नजर उनमें कुछ तलाशने लगी। क्या सिर्फ भूख आई थी यहाँ, या महज स्वाद? उन झूठे दोनों में स्वाद परोसा गया था या तृप्ति? स्वाद से भूख तृप्त हुई होगी, तभी इतने दोने थे। बड़ी है भूख, किसी भी चीज को स्वादिष्ट बना देती है। पर क्या वाकई हम भूखे होते हैं तो कोई भी कैसी भी वस्तु खाने की खा लेते हैं? नहीं, शायद। भूख का भी अपना अलग संविधान होता है, नियम होते हैं, स्वाद और स्वास्थ्य से जुड़ी बातें। अनेक बार भिखारी भी खाने की अनेक चीजों को यूं ही बिखेर चले जाते हैं, मनपसंद की खा लेते हैं।
क्या सोचने लगी? यहाँ चाट बहुत कम मिलती है, 2-4 ठेले ही होंगे बस। अपने यहाँ तो हर जगह। हाँ, पर यहाँ नहीं। चाट खाने के उपरांत हम घर की तरफ मुड़ गए। धूप खिलाई थी। शाम ऊपर छत पर हम सब थे। दी, आपकी कल की टिकट है? चचेरी बहन के पूछने पर मैंने हाँ कहा तो वह बोल पड़ा, हाँ निक्की, जाएंगे भाई, जिसे जाना है, रुक थोड़े ही सकता है। हाँ भैया, आपके साथ शाम को छत पर कौन बातें करेगा, कौन चाय बनाकर लाएगा? खुद ही करेंगे भाई, बैठे रहेंगे यूं ही उदास तारे गिनते हुए। कहते कहते उसके चेहरे पर विदा लेती संध्या की गहरी श्यामल बदली बिछ गई थी। मैं भी कहाँ अचूकती थी इस दर्द से। टीस उठी, आंखें कहीं राज न खोल दें, मुड़कर वहां से आगे की तरफ आ गई, जहां से दूर तक साफ सड़क दिख रही थी जो मेरी राह को इंगित कर रही थी। मेरा भी जी भर आया था। सच, कल जा रही हो? यकायक बिल्कुल अपने करीब मैंने उसकी सांसों की तपिश महसूसी। ओह, हड़बड़ाकर चेहरा इधर किया तो आंसू आंखों की पकड़ से छूट गए थे। जिसके साथ कुछ दिनों के कुछ पल ही बिताए वह दिल में बस गया। अभी अपनी मंजिल भी तय करनी थी कि राह में ऐसा मोड़ आ गया। पक्के इरादों को कोमल प्रेम पुष्प पंखड़ी ने हिला दिया। दूर तक प्यार व्यार जैसे शब्दों से वास्ता न रखने वाली को प्रेम के ऊष्मीय एहसास ने धर दबोचा था। बहुत मुश्किल होता है इन घड़ियों को जीने से अस्वीकार करना, किंतु जीवन की शर्तें तो दूसरी शक्ल ही अख्तियार करे थी। न चाहते हुए भी आंसू बागी हो गए थे और वह तो अपराधी सा बस शुष्कता लपेटे आंखों के कोरों में ही भीग रहा था। नजरें एक दूसरे को पी रही थीं कि उसने मेरी हथेली को अपने स्पर्श में थाम लिया। दूसरा हाथ मेरे आंसू पोंछे इससे पहले ही मैंने चेहरा घुमा दिया। निक्की, जरा पानी तो ला। अभी लाई भैया, कहकर वह नीचे चली गई। शाम रात के गले लग गई और उसने मुझे अपने घेरे में कस मेरे माथे पर अपनी मुहर लगा दी। इन 4 लम्हों में जीवन का मजमून तय हो गया था। उसके सीने में छुपी सपनीली दुनिया थी जिसमें वह और मैं एक राह के यात्री थे। वे अमूल्य पल थाती बन गए जीवन की। उसका एहसास इतना उजला था कि लगा सूरज उगाया है। हम रवि रश्मियों की नदी में नहा रहे हैं और स्वर्णिम तरंगें हमारी देह आत्मा के रेशे रेशे को प्रेम की उदात्त चमक से उजला बना रही हैं। अभी अभी आई निशा के अंधेरे में भी हमारी आंखों में दूर तक फैली रोशनी का समुंदर ठाठे मार रहा था। खुशबुओं की पोटली खुल के गिर पड़ी थी। हर तरफ छाई मनभावनी महक से लबरेज हो रहा था हमारा तन मन। 4 नैनों से निकलते जा रहे आंसुओं में मोहक खुशबू जैसे घुल गई थी। पता नहीं कौन सी महक थी वो, किस फूल की सुगंध हवा में थी। हम उड़ रहे थे, एक दूसरे से लगे, ऊपर और ऊपर। आसमान भी खुल गया था हमारे आगमन पर। तारों ने बलैया ली, पलक पावड़े बिछाए। एक असीम वितान में बहुत हल्के हो हम उड़े जा रहे थे, उड़े जा रहे थे। कयामत का पल ही होगा वह जो बस खुशियों की आमद से रंगीन था। यकायक निक्की के आने की आवाज से यथार्थ की धरती पर आ गिरे हम। हड़बड़ाती उससे अलग हुई। अब हमारे चेहरों का रंग बदल गया था। एक दूसरे से दूर जाने का एहसास पूरी शिद्दत से हावी था। उसका चेहरा देखने की ताब अब मुझ में नहीं थी। वहां से भरा मन लिए झटपट सीढ़ियां उतर गई। उसकी नजरें मेरे पीछे पीछे उतरती चली गईं और वह वहीं खड़ा देखता रह गया। रात भी नींद नाराज थी। निक्की भी देर तक बातें करती रही। कुछ और दिन रुकने की मनुहार करते वो सो गई। अपने आप से प्रश्न करती मैं उलझ उलझ रही थी। जाने की ये राह तो तय न थी। कुछ दिन बस फुर्सत के बिताने के लिहाज से आई थी यहाँ, और अब मानो जिंदगी खुलने को तैयार थी। मुझे अपने हसीन वजूद के आगोश में भरने को तैयार थी और मैं मजबूरियों की गिरफ्त में कैद
बेतरह छटपटाती। सरासर नाइंसाफी थी ये मेरे साथ वक्त की। कितनी लंबी फेहरिस्त थामे थी मैं। एमफिल, कॉलेज की नौकरी, माँ पापा का सहारा बनना, छोटे भाई बहनों की आस। माँ की तो मैं जादूगरनी थी जो नौकरी पक्की होते ही घर के सब दुर्दिन जाले हटा देगी। कितना भरोसा है माँ को मुझ पर ये सब अभी और कुछ दिन नहीं रुक सकता था? सब वैसे ही क्यों होता है जैसा हम नहीं चाहते? सवालों की गुल्लक भरी जा रही थी, किंतु जवाब एक भी नहीं झांकता। तीखे थे प्रश्न और उत्तर सपाट भौंतरे। न मालूम किस पल नींद की आमद हुई। सुबह आंखें सूजी और सिर भारी था। बालकनी में चाय पीते देखा उसे। उसकी नजरें दूर कुछ पाया हुआ बचा लेने की तलाश में थीं, लाल लाल भरी भरी। ऑफिस जाते वक्त आज कभी उसकी घड़ी नदारत थी, कभी रुमाल, कभी फाइल और कभी फिर से पर्स। कुछ यहाँ छूटता, कुछ वहां। घड़ी, रुमाल उसके हाथों में देते वक्त देखा, उसकी नजरें शिकायतों से लबालब थीं। मुझसे या बेरहम वक्त से, किसे मालूम। आज लंच घर पर ही रह गया, जानकर या भूल से। हम अपना दुख और क्रोध खाने पर ही निकालते हैं। शाम उसके ऑफिस से आने पर मैंने उसका मनपसंद नाश्ता पोहा बना दिया था। आज लंच भूल गए? सवाल मेरा था। इसके जवाब में अनेक प्रश्न उसकी आंखों की कश्ती में तैर रहे थे। उनके जवाब वह मेरी गुल्लक से तलाशना चाहता था। मैं उन्हें वहीं तैरते हुए छोड़कर दूसरे कमरे में पैकिंग करने लगी। उसकी और अपनी आंखों के सागर को उलीझने की आज्ञा नहीं देना चाहती थी। इसके लिए रात थी। 9:15 बजे की ट्रेन है बिंदिया, आधा घंटे पहले निकल जाना। चाची जी कहने लगी तो एक आवाज सुनी, टिकट, रिजर्वेशन, सीट, कई बातें ठीक करनी होती हैं। 8 बजे निकलना सही रहेगा। मेरे साथ कुछ लम्हे गुजारने की उसकी ख्वाहिश सिर उठा रही थी। कुछ छूट ना जाए, ध्यान से पैकिंग करना। उसकी वेदना मुझसे अलग न थी। सामान तो पैक कर ही लिया है, बाकी यहाँ बिताए पल तो यहीं रह जाएंगे ना। अपने साथ ले जाओ उन्हें भी। कहते हुए उसके चेहरे पर रेतीली रेत बिखर गई थी। अब मेरी आंखों का पानी बेवफा हो गया था। मैं चाची जी के गले रो पड़ी, लगकर रो पड़ी। उनकी पीठ उसके मुंह पर थी। मेरी आंखें उसे देख पा रही थीं। वहां भी नमी लुढ़क रही थी। बड़ी एहतियात से उसने मेरी सूटकेस को स्कूटर पर एडजस्ट किया। बैग कंधे पर टांग मैं उसके पीछे बैठ गई। भाई, निक्की, चाची जी को बाय करते हुए हम रेलवे स्टेशन निकल लिए। यही कुछ पल थे जो मुझे मरने से पहले की खुशी देने वाले थे। मेरा हाथ उसके कंधे पर था, इस एहसास के साथ कि अब ये साथ, ये छुअन, ये स्पर्श बस कुछ लम्हों की मिल्कियत है। ये अजीज लम्हे ही ताउम्र नासूर बनने वाले हैं, किंतु अभी तो अमृत से जान पड़ रहे थे। क्यों होता है ऐसा, जबकि हम जानते हैं कि आने वाले समय से अधिक कीमती हैं ये मुट्ठी में कैद पल, पर उन्हें हमारी मुट्ठी थाम नहीं पाती और रिश्ते नमक सी हमारी खुशियां बंद हथेली की महीन दरारों से भी रिस जाती हैं। हम बस उन्हें यूं ही देखते रहते हैं, बेबस, असहाय, किंग कर्तव्य विमूढ़। काश उन जीवंत लम्हों की भी कोई एफडी होती जो समयावधि में दुगनी होकर हमारी झोली भर देती। पर काश, 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 ये काश इतनी आवृत्ति क्यों लेता है? उसके साथ को अपने एहसासों में कैद करती रही। थोड़े समय में ही हम रेलवे स्टेशन पर थे। टिकट, सीट कंफर्म कर हम वहीं एक शांत जगह देखकर बैठ गए। रात का समय था। इक्का दुक्का आदमी छोड़ कोई न था। मुसाफिर तो अभी नहीं ही आए थे। घने अंधेरों से निकलना बहुत मुश्किल होता है, किंतु उससे भी दूभर होता है उस जगह से निकलना जहां अंधेरे के साथ थोड़ी बहुत रोशनी उगाती है। हम बस वहीं रुक जाते हैं या रोक दिए जाते हैं। बस हो गया चांदना, इतना ही ठीक है, इससे ज्यादा क्या करना है। और यही हमारे सपनों की जिंदा लाश अपना क्रियाकर्म करवा लेती है।
हम विस्तृत उजाले की चाहना भी नहीं कर पाते, कोई करे तो उसे वहीं तक रोक देते हैं। क्योंकि घने अंधकार से निकलना भी जद्दोजहद भरा होता है। हौसले पस्त कर दिए जाते हैं, हमारे ख्वाबों पर भी पहरे लगा दिए जाते हैं। अब वह मुखातिब था मुझसे, पत्र लिखोगी? नहीं, पता तो यही होगा ना, चाचा जी जान जाएंगे। हाँ, गहरी निश्वास ली उसने। सच, मैं जी नहीं पाऊंगा। जिंदगी में कभी ऐसा खूबसूरत हादसा नहीं हुआ। मेरे साथ भी। मेरा साथ हादसा? तुम्हारा वियोग। मेरे साथ जीवन जीना चाहोगी, मेरी जिंदगी बनकर? कोई पूछने की बात है? लेकिन अभी मेरे कंधे इस रिश्ते की खूबसूरती को जीने की आज्ञा नहीं देते मुझे। परिवार की आस हूं। पापा खाली रहते हैं। बिजनेस में बहुत बड़े घाटे ने उन्हें शिथिल कर दिया है। मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ? नहीं, मैं खुद ही। यानी मैं तुम्हारा अपना नहीं? ये बात नहीं, अब समझिए जरा। मुझे मरने को कह रही हो? मैं मजबूर हूँ, कुछ समय तो इंतजार। तैयार हूँ मैं, बोलो कब तक? क्या बताऊं, मैं खुद भी तो कहाँ खुश हूँ। उसकी नजरें छुपा लेना चाहती हैं मुझे सबसे बचा के, और मेरी कहीं गहरे उसे समेट लेना। हमारी नजरें हमारे मन का प्रतिबिंब बन झिलमिला रही हैं। प्रेम पूर्ण रूप से हमारी नजरों में आन बैठा है। हम एक दूसरे को बस देखते ही जा रहे हैं, पी रहे हैं खोए खोए। प्रेम भी किसी कुनैन की गोली से कम नहीं, जो दुनिया में रहते हुए भी इसके बोझ से दूर कर देती है। प्रेम की तड़प से कटे जा रहे थे हम। उस कटाव को भरने की कोई सूरत नहीं नजर आ रही थी। विशाल महत्वाकांक्षा लिए जिंदगी भी कहाँ अटक गई थी, या कि बस जाना चाहती थी। यहीं उसकी बाहों में उम्र गुजार देने की बेमुरब्बत इच्छा पाले आखिरी सांस तक गले लगे रहना चाहती थी। कौन जानता है इस कातिल इश्क ने कितने कत्ल किए हैं। हमें भी अपने प्रेम का जनाजा दिख रहा था, पर एक आस निराशा के पल्लू के छोर से बंधी अभी भी ठहरी थी हमारे करीब। मैं आऊं बात करने तुम्हारे घर? अभी नहीं। और हम बेबसी में घिरे अपनी यादों से भविष्य के घर को सजाते रहे। मैगजीन, स्नैक्स आदि जिद करके उसने दिलवाए मुझे। मन नहीं लगेगा ना पढ़ने में, रहने दो मैगजीन। अकेली जा रही हो, इससे पढ़ने से ध्यान भटकेगा नहीं। यही बात तुमसे कहूं तो? उसके हाथ की गिरफ्त और कस गई थी मेरी हथेली पर। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ खड़ी हुई किसी दैत्य सी। उसके चेहरे पर अमावस पसर गई थी। हाथों से सुहाना मंजर रेत सा फिसल रहा था। मेरा सामान सीट पर लगा, वह मुझे आश्वस्त करने लगा। जल्द आऊंगा मैं तुम्हारे घर, सब ठीक हो जाएगा। जानती थी उसकी आश्वस्ति एक शुभकामना है बस। वह भी तो इसी शुभकामना के फुस दायरे में था। हम मिलेंगे भी या? ट्रेन के सीटी देते वक्त एक छोटा सा पैकेट थमा दिया उसने मेरे हाथ में और उतर गया। बाद में देखा वही कलाई घड़ी थी जो मैंने पसंद की थी। खिड़की से तब तक मुझे वेव करता रहा जब तक मैं ओझल ना हो गई। उस घड़ी में कैद थे वे पल स्मृति बन। उस घड़ी को देखते ही एक एक लम्हा जीवंत हो उठता था। उसके चेहरे की अमावस का कालापन 30 बरस बाद आज भी मेरी आंखों के आईलाइंस में छिपकर बैठा है। दिल की हर धड़कन को उसकी आवन की प्रतीक्षा रही। साथ ही जिम्मेदारियों के भी अलग मायने रहे। एक दिन घर की चौखट खिल उठी जब उसके पांवों ने उसे छुआ। तुम्हारा हाथ मांगने आया हूँ। मेरे घर में शादी के लिए बहुत प्रेशर है मुझ पर। तुमने उन्हें मेरे बारे में बताया? नहीं, अभी नहीं। पहले तुम्हारे पापा की रजामंदी ले लूं। जो ना मिली तो? शर्तों के सब्र उछलने लगे थे। सिर्फ तुम हाँ कह दो बस, फिर ले जाऊंगा तुम्हें, चाहे मेरे तुम्हारे घर वाले तैयार हों या ना हों। ओह, पूरी तैयारी से आए हो? हंस पड़ी मैं। उसकी तो शक्ल देखने लायक थी, मासूम, निश्चल, अबोध। प्रेम उसके चेहरे की एक एक शिरा से झांक रहा था। पूछूं अंकल जी से?
नहीं, अभी नहीं। ठंडी सांस छोड़ते मैं बोली तो उसका चेहरा बेचारगी से भर गया। तो कब? सच बताऊं, कभी नहीं। पापा बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं, माँ भी डिप्रेस्ड हैं। सब मुझ पर है। स्वार्थी बन जाऊं या अपने जन्मदाता की मुश्किलों में सहारा बनूं? क्या तुम शादी को ना? हाँ, वही जो तुम समझ रहे हो। हम दोनों मिलकर हर हालात को बदल सकते हैं। नहीं, यह सिर्फ मेरा इम्तिहान है। उसके चेहरे पर असमंजस के घने मेघों की घटाएं झुकाई थी। देखो कितनी मुश्किल से धरती पर आसमान झुकता है, और जब झुका तो धरती ने दूरी बना ली। चले जाओ, अपनी दुनिया बसा लो। तुम्हारे साथ बिताए कुछ पल ही मेरी अनंत खुशियों के बेशकीमती दस्तावेज हैं। जाओ, सदा खुश रहो। जाओ, इससे पहले कि मेरे फर्ज के कदम कांपने लगे। और मैंने दरवाजा बंद कर दिया। उसके दिल के हजारों हजार टुकड़ों की किरिच किरिच महीनों मुझे चीरती रही। मेरे हाथों से लहू बूंद बूंद रिसता रहता, कई मर्तबा धोने पर भी ना धुलता। उसके दर्द की खामोश चीखें मुझे तोड़ती रहती। उसके खुशगवार दुनिया को नोच कर बिखराने का अपराध मुझसे हुआ था। उस लम्हा मैं बंद कमरे में जार जार रोई थी। खुद को समझा लिया कि मेरे लिए वो खिड़की खुली ही नहीं जिससे आती हवा मैं खाना चाहती थी। एक ठंडी फुहार भर आके रह गई। मन ही मन उस अनकहे प्रेम की समाधि बन गई, एक उसके दिल में और दूजी मेरे में। कितना टूटा होगा वह, टुकड़ा टुकड़ा। मैं भी कहाँ जुड़ पाई। खंडित मन लेकर पड़ाव पूरे करती रही जीवन यात्रा के। बस जीने के दायरे तो उसी के पास सिमट गए थे। जिंदगी निकल जाती है हमारे बीच से, और उसकी प्रतीक्षाया को ही हम ताउम्र जिंदगी मानने की भूल कर बैठते हैं। आज फेसबुक पर उसकी फोटो चचेरे भाई की फ्रेंड लिस्ट में देखी तो रोक ना पाई खुद को और रिक्वेस्ट सेंड कर दी। ऐसा करते दिल बल्लियों उछल रहा था। आज भी वे एहसास जाने कहां से यकायक सामने आ खड़े हुए थे। 2 बालिग बच्चों की मां बनने के उपरांत भी ताजा एहसास से। सच, प्रेम अलमस्त पहाड़ी नदी की शीतलता की छोन सा होता है। नदी क्या कभी बूढ़ी होती है? सदा जवान, कमसिन आत्मा। मुझे इंतजार है अब उसकी कन्फर्मेशन का।